हेलो गाइस। तो फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो का। और अब तक हमने दो टॉपिक कवर कर लिए थे। मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, जाके पुराना एक वीडियो देख लेना, ठीक है ना। मेरे को व्यूज भी मिल जाएंगे उसकी वजह से, ठीक है ना। तो मैं आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो है हमारा आइडिया फील्ड, ठीक है ना। आइडिया फील्ड एक तरीके से मान के चलो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? आपको एक क्वेश्चन बोल सकते हैं वो 5 नंबर में डायरेक्ट। लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं इसमें। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेंगे वो कि आइडिया फील्ड एक्सप्लेन करो और आप एग्जांपल्स दो आइडिया फील्ड के। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपको आइडिया फील्ड बताना पड़ेगा क्या होता है, प्लस आपको बोल एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे अलग अलग तरीके से कि आपको कहाँ कहाँ से आइडिया मतलब मिलते हैं। तो बेसिकली आइडिया फील्ड का मतलब मैं पहले बता देता हूँ। आइडिया जो फील्ड होता है उसका मतलब होता है आइडिया फील्ड एक्ट एज अ कॉन्वीनियंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस फॉर जनरेटिंग बिजनेस कंसेप्ट। ये बात है। अब इसका हिंदी में क्या मतलब हो गया? आइडिया जो फील्ड होता है, एक तरीके से आइडिया फील्ड का मतलब मान लो कुछ ऐसी जगह, आइडिया फील्ड ऐसी जगह होती है जहां से हमें आइडियाज मिलते हैं। मैं कह सकता हूँ आइडिया फील्ड आर द बेस आर द प्लेसेस, आइडिया फील्ड आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर, एक मिनट, फ्रॉम वेयर वी जनरेट आवर आइडियाज। हम अपने आइडियाज को जनरेट करेंगे, या तो जनरेट करेंगे या फाउंड करेंगे। अब दोनों चीजें अलग अलग होती है। फाउंड का मतलब होता है कि बेटा कोई चीज मिल गई मुझे आसानी से। जनरेट का मतलब होगा कि मैंने खुद से सोचा है वहां पे जाके, ठीक है ना। या तो मैं इसको फाउंड करूंगा या फिर मैं क्या करूंगा, जनरेट करूंगा। ये दो चीजें हो सकती है, ठीक है ना। ये है। तो आइडिया फील्ड का मतलब हो गया दोज प्लेसेस और दोज फ्रेम्स थ्रू विच आई एम गेटिंग माई आइडियाज। ये है। अब आइडिया कहाँ कहाँ से मुझे मिल सकते हैं, ये भी बड़ी बेसिकली जरूरी चीज है, इसका पता होना जरूरी है। तो सबसे पहला होता है नेचुरल रिसोर्सेज। अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज से क्या आइडियाज निकाल सकता हूँ, ये होता है पहला। जैसे कि कहने का मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब हो गया आइडियाज डेराइव फ्रॉम द एग्रीकल्चर। मैंने क्या करा, एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा और वहां से क्या आइडिया ढूंढ लिया। मैंने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, एथेनॉल ब्लेंडिंग तो बहुत ही ज्यादा चल रही है, गन्ने के खेत लगा लेता हूँ, देसी गन्ने के, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गई मेरी। नेचर से मैंने क्या करा, उसको आइडेंटिफाई करा, वहां से एक आइडिया जनरेट कर लिया। एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जंगल वगैरह से देख के। माइनिंग यानी कि मैंने खदान वगैरह, सोने वोने की खदान निकल आ ली मैंने, ठीक है ना। वहां से मैंने सोचा कि यहाँ से एक बिजनेस करते हैं सोने की खदान, या फिर कोयले वगैरह की खदान से सोचा कि हाँ यहाँ से बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, कोयला बेच के। मरीन सोर्सेज, मरीन का मतलब हो गया बेटा वाटर सोर्सेज। वाटर सोर्सेज का मतलब क्या हो गया, आप सी वाले जितने भी बिजनेस है, जैसे मच्छी पकड़ना, घोंगे पकड़ना, घोंगे मतलब वो होते हैं जो सीपिया मोती वगैरह जो होते हैं वो, ये सब वाले काम क्या होगा, ये सब नेचर से रिलेटेड है। तो जो नेचर से रिलेटेड काम होंगे उसको क्या बोलूंगा मैं, आपका, एक सेकेंड, हम्म नेचर से रिलेटेड काम क्या हो जाएंगे आपके, सब नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है ना। डन है, चलो इतनी सी बात। अब दूसरा है आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। मैंने क्या करा, जो मार्केट में प्रोडक्ट था उसको ही देखा। जैसे कि सपोज मैंने कार्स देखी और कार को एनालाइज करके मैंने बोला कि एक काम करता हूँ, बैटरी वाली कार बना देता हूँ। किसी ने सोचा होगा कि पेट्रोल और डीजल की कार तो चल ही रही है, ठीक है ना, पेट्रोल की कार चल रही है और डीजल की भी चल रही है। किसी ने दिमाग लगा क्या करा, सीएनजी लगा दी, सीएनजी वाली कार बेचना शुरू कर दिया। फिर किसी ने क्या सोचा कि एक काम करते सोलर वाली कार चलाना शुरू कर देंगे, बैटरी वाली, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। तो ये क्या करा मैंने, एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसको अपग्रेड मार दिया। जब मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपग्रेड कर दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मैंने क्या करा, वहां से मैंने जो पहले ही प्रोडक्ट पड़ा हुआ था उसको क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया, वहां से आइडिया ले लिया। तो आइडिया जनरेट करने का पहला तरीका हो गया, तो नेचर से इंस्पायर हो गया मैं, या फिर मैं किससे इंस्पायर हो गया, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज से। या तो उसको इम्प्रूव कर दूं या इसको अपग्रेड कर दूं। इम्प्रूव का मतलब क्या है, कोई चीज को और अच्छा कर देना। जैसे कि कार है, अगर जो कार है पहले जिसका माइलेज 20 किलोमीटर था, ठीक है ना, पर लीटर, 20 किलोमीटर चलती थी 1 लीटर में, अब मैंने क्या कर दिया 30 या 35 कर दिया। तो मेरी कार लोग ज्यादा खरीदेंगे दूसरे वाले की बजाय, क्योंकि भाई मेरा माइलेज अच्छा आ रहा है उसी कार में, ठीक है। इसको क्या कर दिया मैंने, इम्प्रूव कर दिया। अपग्रेड की बात करें, अब मैंने क्या करा, उस गाड़ी को जो पेट्रोल डीजल हटा के क्या करा, बैटरी वाली कार बना दिया। और बैटरी वाली कार में क्या कॉस्ट और कम कर दी मैंने। तो ये क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया। किसी भी चीज को अपग्रेड कर देना, ठीक है। या फिर मॉडिफाइंग करेंट मार्केट ऑफरिंग, मैंने क्या करा, उसकी मार्केट ऑफरिंग ही बदल दी। मैंने एकदम पूरा मार्केट ही चेंज कर दिया। अब तक क्या है, लोग कार को ज्यादा फोकस कर रहे थे, ईवीज को ज्यादा फोकस कर रहे थे, मैंने कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी निकाल दी कि अब लोग उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लोगों ने सोचा कार छोड़ो, इसको पकड़ते हैं, ठीक है ना, ये वाली चीज है। थर्ड हो गया मार्केट ड्रिवन आइडियाज।
एड्रेसिंग अनमेट डिमांड ऑब्जर्व डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर और कंप्लेंट्स और नीड। मार्केट ड्रिवन आइडिया, मार्केट ड्रिवन का मतलब हो गया वॉट एवर मार्केट डिमांड इज, वॉट एवर मार्केट डिमांड, जो कोई भी चीज मार्केट डिमांड करेगी उसको बोल दूंगा मार्केट ड्रिवन हो गया वो। मार्केट ड्रिवन में क्या हो जाता है बेटा कि आप लोगों को क्या होता है जो पता करते हो, चाहे 10, आपने क्या करा एक सर्वे करवाया, सर्वे में आपने क्या है 1,000 लोगों से पूछा, ठीक है ना, 1,000 लोगों में से आपको 600 लोगों ने एक प्रोडक्ट के बारे में बताया कि मेरे को यार ये वाली चीज चाहिए, और आपने क्या करा उस चीज को आइडेंटिफाई करा, फिर आपने उस चीज को रिलेटेड एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया। उन्होंने आपने उनसे बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम बताओ अपनी, तो लोगों ने बोला कि यार मेरे को क्या कंफर्टेबल शूज नहीं मिल रहे हैं, और 1000 में से 600 लोगों ने कंफर्टेबल शूज की शिकायत करी, तो आपने क्या करा शूज की कंपनी बनाई और ऐसे कंफर्टेबल शूज और अफोर्डिंग प्राइस पे ऑफर करे, जिससे क्या एग्जिस्टिंग शूज वाली कंपनीज को अच्छा नया कंपटीशन दे दिया आपने। तो आपने क्या करा मार्केट ड्रिवन आइडिया बना दिया, यानी कि आपने क्या करा एनालाइज करा और लोगों की जो डिमांड है उसको क्या कर दिया फुलफिल कर दिया, ठीक है। तीसरा सॉरी चौथा है आपका ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया। आपने क्या करा गुड्स जो ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुड्स जो है, ऑलरेडी लिख लेना ये सब चीजें थोड़ी बहुत, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो गुड्स है उन पे को क्या कर दिया आपने उनको बाय करा और रीसेल कर दिया। ये भी होता है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट सपोज करिए कि यूपी में बिकता है बहुत ज्यादा, उत्तर प्रदेश में बिकता है, पर वो उसका क्या है आसाम वगैरह की साइड में उसको कोई नहीं बेचता है और लोगों को पता भी नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं क्या करूंगा उत्तर प्रदेश से खरीदूंगा और आसाम में थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेच दूंगा। सेम मैं ऐसे कर सकता हूँ बाहर इंटरनेशनल मार्केट से लेके आना, चाइना से मैं सस्ती सस्ती इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले आया और इंडिया में बेच दिया। ये क्या हो गया ट्रेडिंग रिलेटेड, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, जैसे कि ई कॉमर्स वाले होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें मतलब एक तरीके से अमेजोन वगैरह के थ्रू जो सेलिंग वगैरह करते हैं, होलसेलर रिटेलर हो गया, ये सब लोग क्या करते हैं रीसेल करते हैं, खुद से कुछ नहीं बनाते, ये लोग रीसेल करने का काम करते हैं, बस इतना है। सर्विस सेक्टर आइडियाज, सर्विस सेक्टर आइडिया का मतलब क्या हो गया जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड हो रही हैं किसी भी तरीके की, मैंने वहां से एक आइडिया जनरेट कर लिया। जैसे कि आपने देखा कि किसी ने सोचा होगा कि एक काम करता हूँ गुड्स जो है ना, जो भी आइटम्स है उनको घर पे डिलीवर कर देता हूँ, गुड्स की होम डिलीवरी करवा दी मैंने। जब मैंने होम डिलीवरी करवा दी तो लोगों ने को क्या हुआ कन्वीनियंस प्रोवाइड हो गई एक तरीके से, और जब कन्वीनियंस प्रोवाइड हो गई तो मैंने क्या कर दिया उस नाम दे दिया कि मैंने क्या ब्लिंकिट फाइंड करा, किसी ने तो दिमाग लगाया ये। फिर लोगों ने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ रेस्टोरेंट वालों से टाई अप कर लेता हूँ, रेस्टोरेंट का खाना सीधे घर पे पहुंचा दूंगा, तो ये क्या हो गया उन्होंने स्विगी और जोमेटो ऐसे करके आ गए इस तरीके से। और भी अब दवाइयों के लिए भी नेटमेट्स करके एक आ गया है, ठीक है ना, डॉक्टर की कंसल्टेंसी के लिए भी आ गए हैं एप्स। लोगों ने क्या करा सर्विस को अपनी तरीके से मॉडिफाई कर दिया और सर्विस को बेचने लग गए दूसरे की सर्विस को, ठीक है ना। तो ये सर्विस रिलेटेड आइडियाज हो गई। और लास्ट में है आपका क्रिएटिव एफर्ट्स, कंप्लीटली नोवल आइडियाज रिजल्टिंग इनटू एंटायरली न्यू प्रोडक्ट। ऐसा कोई आइडिया लगाया मैंने जो बिल्कुल ही इनोवेटिव था, क्रिएटिव था, जिसका रिजल्ट क्या हुआ बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट में रिजल्ट आ गया उसका एकदम। अब नया प्रोडक्ट में रिजल्ट कैसे आया, जैसे कि मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, जैसे मेरे को क्या है अपनी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, डायबिटीज को मैं मेजर करने के लिए एक काम करता हूँ एक ऐसी मशीन बना देता हूँ जो क्या है पॉकेट में रखी जा सके जिम में, और जब चाहे तब डायबिटीज चेक कर ले इंसान। तो मैंने एक तो अलग ही आइडिया लगाया और ऐसी मशीन बना दी जिससे क्या मैंने 2 मिनट में आप लोग डायबिटीज चेक कर लो, आपको डॉक्टर पे जाके अपनी हैवी फीस देने की जरूरत नहीं, घर पे ही बैठ के चेक कर लो उसको। तो ये क्या करा मैंने क्रिएटिव लगा के एकदम नया प्रोडक्ट बना दिया। तो ये सब क्या हो गए आइडियाज जनरेट करने के तरीके हो गए, या तो मैं नेचुरली कर सकता हूँ नेचुरल चीजों को देख के, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करूंगा अपग्रेड करूंगा वहां से कर सकता हूँ, या फिर अपना अपने मार्केट जो ड्रिवन आइडियाज है वहां से कर सकता हूँ, जो मार्केट में डिमांड चल रही है भाई साहब वहां से देख लूंगा, या फिर क्या करूंगा गुड्स को रीसेल कर दूंगा बाय कर लूंगा और जगह पे बेच दूंगा जहाँ पे देंगे मतलब एक्सेसिबिलिटी इन चीजों की। सर्विस सेक्टर को देख के वहां पे अपनी ऑफरिंग कर सकता हूँ, या फिर क्या है क्रिएटिव एफर्ट्स लगा के मैं आई कैन क्रिएट एंटायरली न्यू प्रोडक्ट। ओके, नाउ द सेकंड वन इज, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ट्रेंड स्पॉटिंग। ये भी टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस है। क्यों है, क्योंकि भाई इसमें से डायरेक्टली वो पूछ लेते हैं, आपको कोई भी एक ट्रेंड बोल देंगे और उस बोलेंगे कि इसको आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वाला ट्रेंड है, यानी कि कोई एग्जांपल दे देंगे, तो एक एग्जांपल पकड़ा दिया और आपसे पूछेंगे
कौन सा ट्रेंड है, प्लस उसको एक्सप्लेन और कर दो और एग्जांपल दे दो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ध्यान रखना। तो आपको ट्रेंड सारे के सारे पता होना चाहिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेंड, ये भी क्वेश्चन कई बार देखा है, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेंड्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये है। चलो तो पहले इसको देखते हैं। सबसे पहला होता है रीड ट्रेंड। पहले तो मैं ये बात बताऊं ट्रेंड होता क्या है। ट्रेंड का मतलब होता है बेटा एक तरीके से वेव क्रिएट करना किसी चीज के बारे में, वेव क्रिएशन रिगार्डिंग स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस। एक ट्रेंड जो होता है वो वेव क्रिएट कर देता है किसी गुड्स और सर्विस के रिगार्डिंग। मैं ये जो ट्रेंड है वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, इससे अलग नहीं जा रहा हूँ मैं। ट्रेंड और भी तरह के होते हैं, बट अभी मैं इसको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, पहले याद रखना, ठीक है ना। तो ट्रेंड का मतलब होता है वेव क्रिएट कर देना, एक मतलब हाइप क्रिएट कर देना, ठीक है ना। वेव बोल दो या फिर हाइप क्रिएट कर दो या फिर इंटरेस्ट क्रिएट कर दो। अरे इंटरेस्ट क्रिएट कर दो, वेव क्रिएट कर दो, हाइप क्रिएट कर दो, इंटरेस्ट क्रिएट कर दो लोगों के बीच में, जिससे क्या लोग एकदम से उस प्रोडक्ट को परचेज करें या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करें। ये होता है ट्रेंड। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई ट्रेंड्स अर्ली टू सी वेदर मार्केट इज हेडिंग। सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो पहले से क्या करते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे कि जो एंटरप्रेन्योर है, कोई कपड़ों के बिजनेस में है, उसने पहले से देख लिया कि भाई आने वाले टाइम में क्या है, आने वाले 1-2 साल में बैगी जीन्स जो है, एकदम जो पजामे जैसी जीन्स होती है, इसमें 3-4 लोग घुस जाए आपकी पेट जीन्स में, ठीक है ना, ऐसी बैगी जीन्स का बहुत ज्यादा वो आने वाला है ट्रेंड, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या करा, अभी से ही जो बैगी जीन्स है उसका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी जिस दिन, जैसे सपोज कर 2027 में एक सौ उसकी डिमांड बढ़ गई, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इसका, ठीक है ना, डिमांड बढ़ गई, बाकी के लोग क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे, इस चीज में 2-3 महीने निकल जाएंगे उनके। पर जिसने ऑलरेडी ट्रेंड आइडेंटिफाई करके रखा होगा कि ये हो सकता है, उसने पहले ही इतने क्या है प्रोडक्शन करके रख रखा होगा, वो इजिली सेल आउट कर सकता है, वो मार्केट में क्या है कॉम्पिटिटिव एज ले सकता है। तो याद रखना, जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है, जो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वो लोग मार्केट में सक्सेसफुल होते हैं। एक चीज याद रखना, एक चीज होती है ट्रेंड फॉलो करना, ट्रेंड फॉलो करना, और एक होता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। अगर मैं आपसे बोलूं ट्रेंड फॉलो करना ज्यादा बेटर है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना ज्यादा बेटर है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। जिसने भी बोला ट्रेंड फॉलो करना तो वो गलत है, ध्यान रखना। जिसने बोला ट्रेंड आइडेंटिफाई करना वो सही है। ट्रेंड फॉलो करने में क्या है, हो सकता है कि जब तक जो डिमांड है वो लोग उब जाए, मतलब एक तरीके से सपोज करो कि आपको ट्रेंड आया और 4 महीने ट्रेंड चला, और 4 महीने में आपने क्या करा, प्रोडक्शन स्टार्ट करी उसकी, और 4 महीने जैसे ही आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करी, सेल आउट करा शुरू करा, कोई नई चीज का ट्रेंड आ गया, तो इससे क्या हुआ, आपने उसका लेट रिएक्शन दिया। तो ट्रेंड फॉलो करने में ज्यादा एक तरीके से समझदारी नहीं मानी जाती, बजाय उसके ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लो आप पहले से, आपको अगर पता है तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना, ये वाली चीज है। तो याद रखना, अगर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपसे बोले कि आइडेंटिफाई वेदर द ट्रेंड फॉलोइंग इज बेटर और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इज बेटर एंड गिव सजेशन टू योर आंसर। तो इसका जो आंसर है वो किताब में नहीं लिखा जाएगा, वो आपको अपना बना के लिखना पड़ेगा। और बना के कैसे लिखोगे, आपको बताना पड़ेगा कि भाई देखो ट्रेंड फॉलो करने में क्या दिक्कत है और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में क्या फायदे हैं। ट्रेंड फॉलो करने की दिक्कत मैंने बता दी कि हम हो सकता है लेट रिएक्शन दे, जिसके चलते क्या है ट्रेंड मूव आउट हो जाए। ट्रेंड क्या हो जाए, इधर लिख देता हूं मैं, ट्रेंड मूव आउट हो जाए, ठीक है ना। जब मैं रिएक्शन ही लीड दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली चांसेस है कि मिस कर दूं मैं, ये वाली चीज है, ठीक है ना। पर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में क्या है, प्री एस्टिमेशन हो जाती है उसमें, ये वर्ड लिख देना, प्री एस्टिमेशन। यानी कि हम पहले से ही क्या एस्टिमेट करके रखेंगे चीजों को, तो हम ज्यादा फास्ट रिएक्ट कर पाएंगे, फास्ट रिएक्शन दे पाएंगे, और बेटर कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे चीजों के साथ, ठीक है ना। ये 3 चीजें याद रखना, लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। ट्रेंड के बेनिफिट क्या होते हैं ट्रेंड फॉलो, सॉरी आइडेंटिफाई करने के, ये है। चलो तो मैं डायरेक्ट ट्रेंड्स पे आता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपना ज्यादा। सबसे पहला है रीड ट्रेंड। रीड ट्रेंड में क्या होता है, स्कैनिंग द इंडस्ट्री पब्लिकेशंस, न्यूज, ट्रेड जर्नल्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट।
रीट्रेंड में आप लोग क्या करते हो? रीट्रेंड, यो है रीट्रेंड। अरे भाई एक काम करो, तुम वो एक एंटरप्रेन्योर, फोटो बना देता हूँ मैं तुम्हारा, जी हो ठीक है, ये हो तुम एंटरप्रेन्योर हो, और तुम्हें क्या है, एक बहुत ज्यादा आदत है पढ़ने की, और चश्मा भी लगा दिया मैंने तुम्हारे, देखो ये लो, तुम्हें चश्मा लगा दिया, अब तुम्हें क्या पढ़ने की आदत है। अब पढ़ने की आदत है, तुमने क्या करा, स्कैन करना चालू करा इंडस्ट्री को। स्कैन कैसे कर रहे हो इंडस्ट्री को? आपने क्या करा, पब्लिकेशंस जो होती हैं, यानी कि जो लोग जर्नल्स वगैरह छापते हैं, उनका पब्लिकेशंस वालों का आपने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करा, ट्रेड जर्नल्स पढ़नी स्टार्ट करी। अब बताऊंगा क्या होगा इसमें, ठीक है ना। ट्रेड जर्नल पढ़ी आपने, आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ी, अरे बाप रे, फाइनेंशियल रिपोर्ट भी पढ़ मारी तुमने। ये सब होता क्या है आगे पता चलेगा, अभी मैं समझा देता हूँ बस। इन सब चीजों को तुमने पढ़ा, तुमने देखा कि एक काम है यार, लेदर वाले का आजकल डिमांड बढ़ रहा है। आपने पब्लिकेशन पढ़ा, और किसी 2-3 पब्लिकेशंस में आर्टिकल आए कि लेदर की डिमांड बढ़ती जा रही है। आपने इसको रिकन्फर्म करने के लिए क्या करा, ट्रेड जर्नल्स हैं, वहां पे वो भी पढ़ के देखी, वहां पे भी आपने सेम चीज नोटिस करी कि आने वाले टाइम में क्या है, लेदर की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। चलो कोई बात नहीं, आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट और देख ली, जो लेदर की कंपनी है उनके अकाउंट्स उठा के देखे आपने, सब कुछ उसकी वेबसाइट पे अपलोड होता है, तो आपने क्या करा, उनकी रिपोर्ट पढ़ के देखी। जब आपने रिपोर्ट पढ़ी, तो आपने नोटिस करा कि यार इनके तो नेट प्रॉफिट साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले 5 करोड़ था, फिर 8 करोड़ था, फिर 15 करोड़ हुआ, 20 करोड़ हो गया। इसका मतलब क्या है, ये बिजनेस बढ़िया चलेगा आने वाले 4-5 साल में, तो और ज्यादा ही होगा। तो आपने क्या करा, आइडेंटिफाई किस थ्रू करा, आपने करा रीड करके, चीजों को आपने पढ़ा, और आपने क्या करा, आइडेंटिफाई करा कि ये वाला ट्रेंड आने वाला है, लेदर के प्रोडक्ट ज्यादा बिकने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, रीड ट्रेंड में आ गया। आपने इंडस्ट्री स्कैन किसके थ्रू करा, पब्लिकेशन के थ्रू, न्यूज के थ्रू, ट्रेड जर्नल्स के थ्रू, और आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को करा, और सब सब कैसे करा, आपने रीडिंग करा एंड एनालिसिस करा। रीडिंग एंड एनालिसिस, सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा भाई, एनालिसिस भी करा यहाँ पे। ठीक है, ये वाली चीज है, इतना समझ में आ गया होगा। अगले पे चलते हैं, टॉक ट्रेंड पे। टॉक ट्रेंड का मतलब हो गया चिट चैट करना, देसी भाषा में कहें तो बातचीत करना। टॉक ट्रेंड जो मैं कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, काश मैं तुमसे बात कर पाता, बहुत ज्यादा मिस करता हूँ भाई सब लोगों को। ठीक है ना, टॉक ट्रेंड में क्या होता है बेटा, हैविंग डिस्कशन लिखा हुआ उसमें, हैविंग डिस्कशन विद द कस्टमर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड सप्लायर। आपने क्या करा, आपने बोला कि नहीं यार, किताब विताबों पे हमें नहीं भरोसा है, हो सकता है कुछ गलत लिख दें, ऑब्वियसली पढ़ाकू लोग लिखते हैं किताबों को, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मार्केट में अप्रोच करते हैं। आपने क्या करा, 4-5 ऐसे मेरे जैसे गरीब लोग हायर करे, ठीक है ना, ऐसे करके ये 4-5 गरीब लोग मैंने हायर करे, ठीक है ना, और इनसे बोली चावे जा, पता करके आ भाई मार्केट में, लोगों से सवाल पूछ। अब ये उड़ उड़ के चले गए सारे के सारे तिलचट्टे, ठीक है। अब ये चले गए, तो इन लोगों को आपने 5-5 क्वेश्चन दे दिए सबको, कि ये 5 क्वेश्चन है, और ये 5 क्वेश्चन के आंसर पता करके आओ। शिट, ये क्या हो गया। 1 मिनट भाई। हाँ, तो हम क्या हुआ, ये सब चले गए, 5-5 क्वेश्चंस दे दिए आपने। अब जब अपने 5 क्वेश्चंस दिए थे, वो बिजनेस के रिगार्डिंग दिए थे कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं है, ठीक है ना। और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर का आपने मतलब आपने अपने क्वेश्चन के हिसाब से ड्राफ्ट करे, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इन 5 क्वेश्चंस के हिसाब से आपने फाइनल आंसर आपको मिला कि लोग जो है, उनका जो ज्यादातर क्या है, जो कार्स है वो पेट्रोल वाली प्रेफर करेंगे। उन्होंने बोला कि पेट्रोल वाली जो कार है वो ज्यादा बेटर है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया एक तरीके से, आने वाले टाइम में भी लोग क्या करेंगे, पेट्रोल वाली कारों की तरफ ही जाएंगे, लोग बैटरी पे ज्यादा रिलाई नहीं करेंगे, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करा, ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया पहले से ही कि लोग कितनी भी बैटरी वाली कार आ जाए पर रहेंगे पेट्रोल पे, क्योंकि लोग अभी भी उसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आपने एक आइडेंटिफाई करा क्या ट्रेंड, तो जब मैं अब कभी भी बात है करके, या फिर एक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करूं किसके थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू, गैदरिंग इंफॉर्मेशन लिख लेना आप इसको, ये बेटर वर्ड है, गैदरिंग। गैदरिंग का होता है इकट्ठा करना, गैदरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कन्वर्सेशन, थ्रू कन्वर्सेशन विद कस्टमर्स, सप्लायर्स, ईटीसी, बाकी के लोगों के साथ। जब मैं इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ,
कन्वर्सेशन करके, लोगों से बातें करके, कस्टमर से बातें करके, सप्लायर से बातें करके, तब मुझे क्या होगा, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। ठीक है ना, इतनी सी बात है इसमें। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है अपना वॉच ट्रेंड। वॉच ट्रेंड मतलब घड़ी देख के, नहीं भाई मजाक कर रहा था, वो नहीं है। वॉच ट्रेंड का मतलब हो गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कस्टमर बिहेवियर एंड कॉम्पिटिटर इन द मार्केट प्लेस। मैंने क्या करा, वॉच ट्रेंड में क्या करा, गिद्ध जैसी निगाहें लगा ली अपनी। ठीक है, वॉच ट्रेंड में गिद्ध जैसी निगाहें लगा ली मैंने। लिख मत देना भैया गिद्ध जैसी निगाहें, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ठीक है ना, वॉच ट्रेंड में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ मार्केट कंडीशंस। हम मार्केट की जो कंडीशंस है उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं उसको कि मार्केट में क्या चल रहा है। आपने जगह जगह एक तरीके से लोगों को भेजा और आपने बोला कि आप लोग चेक करके बताओ। आपने क्या करा, अपने कॉम्पिटिटर है उनकी स्ट्रेटेजीज को देखा, आपने देखा मेरा कॉम्पिटिटर क्या है, दिन पे दिन प्रोडक्ट की प्राइस घटाता जा रहा है। ठीक है ना, तो मुझे भी उसकी चीज को वही फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं पीछे रह जाऊंगा, या फिर मुझे उससे कुछ हटके करना पड़ेगा, उससे बेटर क्वालिटी ऑफर करनी पड़ेगी। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, आप देख रहे हो। अगर आप इग्नोर कर रहे हो, आपने अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करा, आपने अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजीज को इग्नोर करा, तब आप ट्रेंड को कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे और समझ नहीं पाओगे क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर। इसलिए आप क्या है, आपको एक तरीके से ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी अपने मार्केट के अंदर आने वाले ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, और लास्ट में हो गया थिंक ट्रेंड। थिंक ट्रेंड का मतलब क्या होता है बताते हैं चलो। कनेक्ट, एक सेकंड, कनेक्शन फ्रॉम, कनेक्शन द डॉट्स फ्रॉम गैदरिंग इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर डिमांड। थिंक ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। आप बोल सकते हो थिंक ट्रेंड इज द कॉम्बिनेशन ऑल जॉइंट एफर्ट्स, जितने भी हमने एफर्ट्स लगाए हैं, ऑफ रीड, वॉच और टॉप ट्रेंड, गैदरिंग देयर इंफॉर्मेशन, जी ए, गैदरिंग, जी ए टी एच ई आर, टी एच ई आर, गैदरिंग देयर इंफॉर्मेशन एंड प्रेडिक्टिंग फाइनल आउटकम, प्रेडिक्टिंग फाइनल आउटकम। भूख लग रही है मुझे बहुत तेज, मम्मी की याद आ रही है। मैंने क्या करा, थिंक ट्रेंड में मैंने बोला थिंक ट्रेंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल जॉइंट एफर्ट। सारी चीजें जो मैंने एफर्ट्स लगाए थे, रीड करने में, वॉच करने में, टॉक करने में, मतलब पहले देखा फिर समझा फिर लोगों को बोला, इनसे बात करी और उन सबकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। जब मैंने सब लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो मैंने फाइनल आउटकम निकाला उसको बोलूंगा थिंक ट्रेंड। थिंक ट्रेंड में क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ, दिमाग लगाता हूँ। ऐसे ही नहीं लोगों से बस बात करके मैंने डिसीजन ले लिया, चीजों को देख के मैंने डिसीजन ले लिया, या फिर मैंने क्या करा, बस पढ़ने के बाद मैंने डिसीजन ले लिया, नहीं। थिंक ट्रेंड में क्या करता हूँ मैं, एक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ और लास्ट में जाके अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ। प्रेडिक्ट का मतलब हो गया कि एस्टिमेट करना, किसी चीज के बारे में सोचना कि यार ये हो सकता है, एक तरीके से समझना। ठीक है ना, जब मैं जाके फाइनल अपना आउटकम प्रेडिक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये चार तरह के मेरे ट्रेंड होते हैं, इनका याद रखना। और मैं तुम्हें एक चीज जादू और बताता हूँ छोटा सा, अगर आपको ये याद नहीं रहते चार वर्ड, तो आर डबल टी डब्ल्यू ऐसे याद रख लेना इसको, रीड, थिंक, टॉक और वॉच, आर डबल टी डब्ल्यू, इस तरीके से। ठीक है ना, ये चार एक्रोनेम अगर याद रखो तो आप ट्रेंड चारों याद रख पाओगे। ठीक है, इतना मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन लोग, और इसी के बाद फिर शायद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ। ठीक है ना। क्रिएटिविटी प्रोसेस, क्रिएटिविटी प्रोसेस, क्रिएटिविटी प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं पहले, चलो। इसको जूम आउट कर दें अच्छे से दिखने के लिए। यस। अरे नीचे आ भाई। हाँ,
क्रिएटिविटी प्रोसेस, क्रिएटिविटी का मतलब आपको पता ही होगा, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। कोई बोले क्रिएटिविटी क्या होता है, तो उसमें आप क्या बोलोगे, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। जब मैं कोई नई चीज को क्रिएट कर दूंगा तो क्या बोलूंगा, उसको क्रिएटिविटी कर दी मैंने। ठीक है, ये देखो कुछ ना कुछ होता ही रहता है मेरे संग। अरे भाई बोर्ड पे चलो। हाँ, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, जब मैं कोई नई चीज क्रिएट कर दूंगा तो उसको क्या बोलूंगा मैं, क्रिएटिविटी प्रोसेस बोलूंगा। अब क्रिएटिविटी प्रोसेस जो है बेटा, ये है आपकी 5 स्टेप है इसके अंदर। क्या मुझे सर जी सीक्वेंस में याद रखने पड़ जाएंगे ये, सीक्वेंस मतलब एक लाइन से, भैया हाँ, सीक्वेंस में याद रखने पड़ेंगे ये। अगर सीक्वेंस में याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ है, फिर भैया नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे कितना भी सही लेके आना तो। ठीक है, अगर कोई तुम्हें फिर भी नंबर दे रहा है पास करने के लिए होम बोर्ड में, ठीक है, या टेस्ट वेस्ट में, तो समझ लेना गड़बड़ है, बेवकूफ़ बना रहा है वो आपको। ठीक है ना, तो याद रखना, क्रिएटिविटी प्रोसेस के नंबर तभी मिलते हैं जब आप लाइन से लिखोगे। प्रोसेस की बेसिक सी बात ये होती है, देखो प्रोसेस का मतलब होता है कि एक चीज़ को करने का तरीका। जैसे कि एक इंसान के जीवन में सबसे पहले वो पैदा होता है, फिर क्या है, बड़ा होता है, फिर क्या है, जवान होता है, फिर क्या है, और ज़्यादा मतलब बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। ये उसकी प्रोसेस है। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले मर जाता हूँ, फिर बड़ा हो जाता हूँ, फिर बच्चा बन जाता हूँ, ये फिर पैदा होता हूँ, उल्टा तो चलता नहीं है। ये ऐसा नहीं होता होगा कि पहले बच्चा था, फिर बूढ़ा हो गया, फिर पैदा हो गया, इस तरीके से तो नहीं होता है। तो प्रोसेस जो होती है वो एक परफेक्ट सीक्वेंस फॉलो करती है। ऐसे 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 चलेगा तो ऐसे 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 ही चलेगा। ठीक है ना, ये 4 रूलियां हैं तो इस तरीके से फॉलो होंगी, ऐसे फॉलो नहीं हो सकती, ऐसे फॉलो नहीं हो सकती, याद रखना। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज की प्रोसेस अगर आपको लिखनी है, चाहे बिजनेस स्टडीज में हो, चाहे अकाउंट्स में हो, अकाउंट्स में तो खैर नहीं होती है, इकोनॉमिक्स में भी नहीं होती, बीएस में ज़्यादातर देखा है मैंने, और आगे की जो पढ़ाई करोगे एमबीए वगैरह वहाँ पे होती है। तो कोई भी प्रोसेस अगर लिखनी है तो भाई सीक्वेंस फॉलो करना ही पड़ेगा, इसीलिए सीक्वेंस फॉलो करवाते हैं वो। ठीक है ना, तो चलो टॉपिक पे आते हैं वापस। सबसे पहला है आइडिया जर्मिनेशन। आइडिया जर्मिनेशन का मतलब, देखो जर्मिनेशन का मतलब होता है फूटना, देसी भाषा में बात करें, जर्मिनेशन का मतलब होता है बेटा फूटना। ठीक है, एक सेकंड यार कवर्ड। जर्मिनेशन का मतलब होता है फूटना। तो आइडिया जर्मिनेशन में क्या होता है, दिस इज द सीडिंग स्टेज वेयर अपॉर्चुनिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड अपॉन द नीड ऑफ प्रॉब्लम। आइडिया जर्मिनेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइंग आइडिया एट इनिशियल लेवल, ये भी लिख सकते हो आप, पर ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये बेस्ट है, द सीडिंग स्टेज वेयर द अपॉर्चुनिटीज रिकॉग्नाइज। हम क्या करते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। और अपॉर्चुनिटी रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, प्रॉब्लम्स और नीड को आइडेंटिफाई करके। कोई भी प्रोडक्ट बेटा आज के टाइम में चल रहा है, वो सब किसका रिजल्ट है, प्रॉब्लम्स का। लोगों को प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करा। अच्छा मेरे कमरे में गिलहरी रहती है, उसकी आवाज है, छोटी सी गिलहरी, कभी मिलाऊंगा उससे। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, द सीडिंग स्टेज वेयर अपॉर्चुनिटीज रिकॉग्नाइज बेस्ड अपॉन द नीड एंड द प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आइडिया मिल जाता है हमें, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ये वाली चीज है। दूसरा है प्रिपरेशन, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, स्टडिंग फीजिबिलिटी। हम लोग क्या करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं कि ये बिजनेस वर्क करेगा या नहीं करेगा। मार्केट रिसर्च कंडक्ट करते हैं, क्या मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं है। स्टडिंग फीजिबिलिटी, फीजिबिलिटी का मतलब है वेदर इट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है बिजनेस। जैसे कि सपोज करो आपने मार्केट में रिसर्च करी, आप और आपको रिसर्च करने के बाद पता चला कि लोगों को क्या जेलेसी है। जेलेसी मतलब उसने बोला कि भाई मेरे को ये आदमी पसंद नहीं है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई। फिर आपने क्या बोला, एक काम करो, इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, उस दूसरे वाले आदमी को मार देते हैं। भाई ये कोई सोल्यूशन है, ये बताओ। और क्या अगर आपने सोल्यूशन है, अगर बिजनेस भी खोल लिया, कॉन्ट्रैक्ट लेके लोगों को मारना भी शुरू कर दिया, तो क्या ऐसे हो जाएगा, ये बिजनेस फीजिबल है, हो पाएगा, पॉसिबल है, रियल वर्ल्ड में हो पाएगा। किसी को पैसे लेके मार सकते हो, जेल पे हो जाएगी, बस ये है, इलीगल बिजनेस है ये। है बिजनेस बहुत से लोगों का, पर इलीगल है भाई, याद रखना। थर्ड स्टेज है तुम्हारी इंक्यूबेशन की, द सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, लेटिंग द आइडियाज मैरिनेट। इंक्यूबेशन स्टेज में क्या होता है, हम इस आइडिया को क्या है, मैरिनेट होने देते हैं। मैरिनेट का मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ, मैरिनेट का मतलब ये अलग ही सेंस में चला जाएगा। यहाँ इस स्टेज पे इंक्यूबेशन आप लिख सकते हो, एट दिस लेवल, इसको हटा के लिख लेना, एट दिस लेवल
वी स्टार्ट implementing resources, sorry, implementing ideas and our resources. हम इस स्टेज पे क्या करते हैं, आइडियाज को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और रिसोर्सेज को क्या इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने सोचा कि भाई मैं क्या करूंगा, एक गेमिंग पार्लर खोलूंगा, ठीक है। अब गेमिंग पार्लर खोलने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी गेमिंग पार्लर खोलने में टाइम है, तो पहले लाइसेंस लेना शुरू कर दूं, जमीन देखना स्टार्ट कर दूं, तो ये सब क्या हो गया, इंक्यूबेशन स्टेज है। ये वाली लेवल पे क्या होता है, हम अपने आइडिया को स्टार्ट करते हैं काम करना, और अपना एक तरीके से जो अपना रिसोर्स है उसको स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, ये वाली चीज है। नेक्स्ट करते हैं इल्यूमिनेशन। अब इल्यूमिनेशन को, इस वाले वर्ड को हटा देना, कोई मतलब नहीं है। द मोमेंट व्हेन द आइडिया फाइनली क्लिक्स इनटू द वर्केबल कॉन्सेप्ट, वो इनकी इल्यूमिनेशन का मतलब होता है व्हेन यू गेट रिजल्ट। एक तरीके से जब आप एक प्रोडक्ट को बनाते हो और आप देखते हो कि फाइनली दिस प्रोडक्ट हैज बीन मेड और इट इज वर्केबल। जैसे कि मैंने एक इंजन पे वर्क करा, ठीक है ना, मैंने एक इंजन पे वर्क करा और मैंने क्या करा, आइडिया जनरेट करा था इंजन बनाने का, प्रिपरेशन इन्फॉर्मेशन गैदर करी कि इंजन किस तरीके से बनेगा, इंक्यूबेशन, मैंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा, और जब मैंने इंजन बना लिया तो इट इज वर्केबल, यानी कि वो क्या है, वर्केबल है, वर्क कर रहा है बेटा वो इंजन जो मेरा। अब जब वर्क कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके सक्सेस मिल गई मुझे, ठीक है ना। जब मैंने सक्सेस मिल गई एक तरीके से, तो मेरे पता है कि भाई ये इंजन वर्क तो कर रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली इल्यूमिनेशन में क्या होता है कि व्हेन योर आइडियाज फाइनली showing results as prototype। प्रोटोटाइप में ही मैंने क्या करा, रिजल्ट देख लिया। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कोई चीज जो अभी इनिशियल स्टेज में है, अभी ये लॉन्च होने के लिए तैयार नहीं, पर इनिशियल स्टेज में है, ठीक है ना, ये वाली चीज है। और लास्ट में क्या हो गया, वेरिफिकेशन, टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग द आइडियाज अगेंस्ट टू प्रूव इट्स वायबिलिटी। मैंने क्या करा, टेस्ट करा अपने प्रोडक्ट को, टेस्ट करा, और अपने जो एक तरीके से वायबिलिटी चेक करी। वायबिलिटी का मतलब हो गया बेटा, वायबिलिटी, वायबिलिटी का एक तरीके से मतलब होगा कि ये क्या वाइबल है कि नहीं है, क्या ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही खराब हो जाए, या फिर मैंने जब इंजन तो बना लिया था, पर मैंने देखा कि कितने किलोमीटर चल पा रहा है, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या दिक्कत है, क्या ये जो मैंने प्रॉमिस किया है क्या ये इतना कर पा रहा है, क्या ये 30 किलोमीटर का माइलेज दे पा रहा है। अगर ये दे पा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है और मैं इसको सेल कर सकता हूँ। तो वेरिफिकेशन स्टेज पे हम क्या करते हैं, टेस्टिंग एंड वैलिडेट द आइडियाज अगेंस्ट द रियलिटी। हम अपने आइडिया को क्या करते हैं, आइडियाज पुट इनटू फाइनल एक्शन, फाइनल एक्शन में स्टार्ट कर देते हैं हम अपने आइडियाज को, एंड फाइंडिंग आउट वेदर दे आर वर्किंग और नॉट, क्या ये वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चीज मैं करूंगा अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, हम ये पांचों स्टेज कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा हल्का सा कर देता हूँ। आइडिया में क्या करूंगा, आइडिया जनरेट करूंगा, प्रिपरेशन में क्या करूंगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा चीजों के बारे में, इंक्यूबेशन में क्या करूंगा, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर दूंगा, ठीक है, रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर दूंगा। इल्यूमिनेशन में क्या होगा, मुझे एक प्रोटोटाइप मिल जाएगा और मैं इसको क्या करूंगा, एक तरीके से इसका टेस्ट वगैरह करूंगा, और मतलब एक तरीके से मुझे फाइंड आउट हो जाएगा कि ये वर्क करेगा। और वेरिफिकेशन में क्या करूंगा, इसकी मैं रियलिटी चेक करूंगा, मैं इसको लॉन्च करके देखूंगा कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट्स इट। और लास्ट टॉपिक है जो अभी का, मुझे पता है आप लोग बोर हो चुके हो, पर चाहो तो वीडियो पॉज करके बाद में देख लेना, ये है। और लास्ट है आपका टॉपिक, आइडिया एंड द अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। चलो भाई, हम लोग क्या करते हैं, आइडियाज को, अपॉर्चुनिटी को असेस करते हैं। असेस मतलब वेदर दे आर गोइंग टू वर्क और नॉट। फीजिबिलिटी और असेसमेंट ऑलमोस्ट सेम बात है, बस ध्यान रखना, ठीक है ना, ये चीज है। अरे हैंड ले रहा है क्या ये मेरा, यही लग रहा है। चलो एक सेकंड भाई। हम्म। हाँ, बिफोर लॉन्चिंग एन आइडिया,
मस्ट बी रिगोरसली इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑन। जब मैं कोई एक आइडिया को लॉन्च करने वाला हूँ तो मुझे क्या है, उसको एक चेक करना पड़ेगा, उसकी इवेल्युएशन करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों को लेके। कैसे? कि भाई जब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने पैसे लगा दूँ, मार्केट में चीज़ें लॉन्च कर दूँ, चलो पैसा डूब गया कोई बात नहीं, कल को उस प्रोडक्ट के चलते नुकसान और हो जाए लोगों का तो मेरा नाम भी खराब होगा। पैसे से ज़्यादा तो नाम होता है, नाम खराब थोड़ी करूंगा मैं। तो इसलिए मैं एक बार जब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा, चीज़ों को लॉन्च करूंगा, या फिर मैं अपने बिजनेस को जाने मतलब एक तरीके से लगाने वाला हूँ अगर मार्केट में, तो मैं क्या करूंगा, और अपने आइडिया का असेसमेंट करूंगा और अपॉर्चुनिटी का असेसमेंट करूंगा। आइडिया में देखूंगा कि मेरा आइडिया किस तरीके से काम करेगा, और अपॉर्चुनिटी देखूंगा कि भाई ये अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं है। किस तरीके से? पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्लियरली डिफाइन द प्रोडक्ट सर्विस एंड इट्स एग्जैक्ट एप्लीकेबल यूज। सबसे पहले मैं अपने जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर जो कष्टों से मरने वाले हैं मेरी वजह से, इन कस्टमर्स जो है मेरे, उनको क्या करूंगा, अपने प्रोडक्ट जो है उसको स्पेसिफाई करूंगा। ये बढ़िया चल रहा है भाई। प्रोडक्ट स्पेसिफाई, प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करूंगा, व्हाट आर इट्स यूजेस, ये बताऊंगा मैं। ठीक है ना? पहले प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे क्या मैं अपने यूजेस बताऊंगा एंड उसके एप्लीकेशन बताऊंगा कि मेरे इसके यूज क्या है और एप्लीकेशंस क्या है। ऐसा तो नहीं कि मैं गन्ने का जूस बेच रहा हूँ और तुम कल को उसको एथेनॉल बना के अपनी गाड़ी में डाल दो, सीधी सी बात ये है। ठीक है ना? ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपने कस्टमर्स को बताऊंगा। इसलिए आपने देखा भी होगा, आपके जो दवाई वगैरह जो होती हैं या फिर काला हिट वगैरह जो मतलब जो मच्छर मारता है, उसमें लिखा होता है एक्सप्लिसिटली कौन कौन से इंसेक्ट को मारने के लिए है, बच्चों से दूर रखें, ये सब चीजें लिखी होती है उसके अंदर। दवाई के अंदर भी बताते हैं कि इसका 1 से 2 डोजेज है, इन इन बीमारियों के लिए है ये। ठीक है ना? वो क्या अपने प्रोडक्ट को स्पेसिफाई कर देते हैं। ऐसे ही अपने अपने जो प्रोडक्ट है उसको स्पेसिफाई करना जरूरी है। ठीक है? दूसरा है लेवल ऑफ ऑपरेशन, जिसको मैं बोल सकता हूँ बेटा स्केल ऑफ operations. Before going into the market, one must has to realize that what kind of or what extent of operation he is going to be in market। यानी कि वो किस तरीके की कितने मतलब कितने लेवल पे काम करना चाहता है। कुछ लोग क्या है, एक बिजनेस में 10 करोड़ रुपए लगाना चाहेंगे कि भाई मैं क्या करूँ, 10 करोड़ रुपए लगा दूं एक संग। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं भाई सेफ खेलते हैं, 5 करोड़ लगाते हैं। कुछ बोलेंगे भाई 50 लाख से स्टार्ट करते हैं, छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बिजनेस को करवाना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोकली मथुरा मथुरा में बिजनेस करूं, आप चाह रहे हो कि नहीं मैं सीधे यूपी में डाल दूं भाई से 10-20 आउटलेट डाल दूं एक संग, या फिर मैं पूरे इंडिया में 100-200 आउटलेट एक संग लॉन्च कर दूं। ये आप डिसाइड करोगे आपकी औकात के हिसाब से कि आपका बिजनेस कितना मतलब सस्टेन कर सकता है क्या नहीं है। ठीक है? फिर आप ट्राई करोगे कॉस्ट एंड टेक कॉम्पिटिशन। कॉस्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या? आप लोग ये देखोगे कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है मेरी, कॉस्ट ऑफ एंड इट्स कंपैरिजन। भाई यार राइटिंग खराब आ रही है। हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली लिखता नहीं हूँ, चलो अभी कुछ गड़बड़ हुई दिखे इसमें। कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उसको मैं कंपेयर करूंगा अपने राइवल्स के साथ। राइवल का मतलब होता है बेटा कॉम्पिटिटर्स के साथ, ये वाली चीज है। ठीक है? अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ क्या करूंगा मैं, इसको एनालाइज वो करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। सपोज करो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका क्या है 50 रुपए में बन के आ रहा है, और सेम जो प्रोडक्ट है वो क्या है 35 रुपए में मेरा क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर बना रहा है, तो ऑब्वियसली यार वो मार्केट को डोमिनेट कर जाएगा मेरी से ज्यादा। क्यों? क्योंकि भाई उसका प्रोडक्ट है सस्ते में है, और वो मेरी तरह ही भाई सब, वो भी 60 में बेच रहा है, मैं भी 60 में बेच रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है ना? ये वाली चीज है। तो कैलकुलेटिंग प्रोडक्शन, ऑपरेशनल कॉस्ट एंड एनालाइजिंग द राइवल। मैं क्या करूंगा, पहले तो अपने जो कॉस्ट है उसका कंपैरिजन करूंगा किसके साथ, अपने कॉम्पिटिटर के साथ। दूसरा प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। हो सकता है भाई मेरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही हो, क्योंकि मेरे पास बिल्डिंग नहीं है, मेरे राइवल है उसके पास बिल्डिंग है। ऑपरेशनल कॉस्ट चेक करूंगा। ऑपरेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि मैं ओवरऑल पूरा बिजनेस कितने में चला रहा हूँ। सपोज करो पूरा बिजनेस ही मैं 50 लाख में चला रहा हूँ, और मेरे को जो पूरा ओवरऑल जो पैसा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 56 लाख रुपए, तो सिर्फ 6 लाख रुपए से बिजनेस तो नहीं कर पाऊंगा भाई मैं पूरे साल। इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस में कितना पैसा मैं लगा रहा हूँ, कितना मेरा निकल के भी आ सकता है। और लास्ट में क्या है, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, determining if the required technology is accessible and affordable. Here I am going to check whether the required technology is possible और accessible। सपोज करो कि मैंने क्या है, एक तरीके से ड्रोन बनाने की कंपनी है मेरी, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है।
ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरी, ठीक है। अब मैं ड्रोन तो अच्छे से बना पा रहा हूँ, ठीक है, पर उसमें क्या चल रहा है कि जो ड्रोन बनाने में जो एक तरीके से एक सपोज करो एक मटेरियल है, ठीक है ना, एक तरीके से मान लो उसका एक इंजन है ड्रोन में, एक इंजन है, उस जो इंजन है उसको क्या करता हूँ मैं, यूएसए से इंपोर्ट करता हूँ। कल को अगर यूएसए ने अगर इंपोर्ट बंद कर दिया और इंजन का, तो मेरा ड्रोन बनना ना बेकार है भाई, ड्रोन मेरे ठप हो जाएंगे, चलेंगे ही नहीं, जब इंजन ही नहीं तो ड्रोन कहाँ से चलेंगे। तो मैं देखूंगा क्या मेरे एक्सेसिबल है, क्या मुझे इजीली पार्ट मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, क्या वो अफोर्डेबल है। सपोज करो मेरा जो ड्रोन का इंजन है, वही भाई साहब मेरे जो बिजनेस, सपोज करो मैंने क्या 5,000 का अपना ड्रोन बेचना था, जिसमें से इंजन की ही कीमत 3,000 रुपये है, तो क्या मैं बेच लूंगा इसको। अरे भाई आधे से ज्यादा कॉस्ट का तो इंजन ही मंगा रहा हूँ मैं, कल को ये इंजन नहीं मिला तो दिक्कत है, कल को इसके प्राइस बढ़ गए 5-3 हजार से, उन्होंने बोला कि ला 4,000 का हो गया आपसे आप इंजन, तो ले कैसे कर पाऊंगा भाई, कैसे बेच लूंगा, कैसे बिजनेस चलाऊंगा। इसलिए मैं अपनी जो टेक्नोलॉजी मार्केट में यूज करने वाला हूँ, कोई भी बिजनेस करने में जो भी टेक्नोलॉजी में यूज कर रहा हूँ, तो ये देखूंगा कि क्या मैं इस टेक्नोलॉजी मेरी अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल क्या मतलब होता है कि क्या मैं इसको अफोर्डेबल, क्या ये मुझे मिल जाएगी आराम से मार्केट में, पैसा इतना है, मतलब ज्यादा महंगी तो नहीं पड़ेगी, और क्या ये एक्सेसिबल है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है बेटा, ध्यान रखना। रियल लाइफ में भी बहुत मैटर करता है। क्या ये बिजनेस में ये जो एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी मेरी मिल जाएगी, कल को ये अगर बंद हो गई टेक्नोलॉजी या फिर गवर्नमेंट ने से बैन लगा दिया, तो मेरा तो पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। इसलिए ये दो चीजें देखना बड़ा जरूरी है। तो इसी के साथ जब मैं ये सारी चीजें एक तरीके से एनालाइज कर लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा बिजनेस जो है उसका आइडिया वर्क करेगा कि नहीं करेगा। इन चारों पांचों चीजों में से ये सीक्वेंस में नहीं याद रखनी, पहले ही बता रहा हूँ। अगर इनमें से कोई भी 2 या 3 चीज़ फ़ेल कर रही हैं, तो इसका मतलब वो आइडिया काम नहीं करेगा, उसे बंद कर दो, ठीक है ना? ये वाली चीज़ है। तो आई होप ये चैप्टर खत्म हो चुका है, और अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट्स वगैरह करके बता देना, और इसके जो क्वेश्चन्स हैं बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए मज़े करो बेटा।